चलिए आज चलते हैं 17वीं सदी के भारत में, एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़े साम्राज्य का सूरज बुलंदी पर था और उसी दौर में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। जी हाँ, आज हम कहानी सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक योद्धा, एक बेहतरीन रणनीतिकार और एक ऐसे शासक की जिनकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। तो माहौल कैसा था? ये बात है 17वीं सदी के भारत की, एक ऐसा समय जहां चारों तरफ राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल मची हुई थी। इस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जमीन पर शिवाजी महाराज के उदय की कहानी लिखी जानी थी। उस वक्त मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। दिल्ली से एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत चल रही थी और कई जगहों पर आम लोगों को अन्याय और धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ रहा था। माहौल में एक बेचैनी थी, एक बदलाव की जरूरत साफ महसूस हो रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को एक अकेले इंसान ने चुनौती देने की हिम्मत आखिर की कैसे? इसी सवाल का जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, और इसकी शुरुआत होती है उनके जन्म से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, अंधकार में एक प्रकाश। ये कहानी उस पल की है जब एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर इतिहास बनाना था। तारीख थी 19 फरवरी 1630 और जगह थी शिवनेरी का किला। यहीं पर राजमाता जीजाबाई और शाहजी भोसले के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवाजी। उनकी माँ जीजाबाई एक असाधारण महिला थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत। तो समझिए, नेतृत्व के गुण तो उन्हें विरासत में ही मिले थे। अगला पड़ाव, एक राजा की सोच का निर्माण। देखते हैं कि कैसे उनकी परवरिश ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। शिवाजी की शिक्षा आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ उनकी माँ जीजाबाई थी जो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर हिम्मत, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलना सिखा रही थी, और दूसरी तरफ थे उनके गुरु दादाजी कोंडदेव जो उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और किलों की रणनीति में माहिर बना रहे थे। मतलब दिमाग और ताकत दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा था। और इस तालीम का असर वो भी बहुत जल्दी दिखा। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में साल 1645 में शिवाजी ने तोरणा का किला फतेह कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक क्रांति की शुरुआत थी। देखिए, ये जीत किसी जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने के लिए नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े सपने की तरफ पहला कदम था। वो सपना था हिंदवी स्वराज का, यानी लोगों का अपना राज, अपनी हुकूमत। ये एक नौजवान का अपनी धरती को आजाद देखने का संकल्प था। चलिए अब उस किस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शिवाजी की जबरदस्त रणनीति का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। हमारा अगला अध्याय, जब बुद्धि ने बाहुबल को हराया। साल था 1659। बीजापुर सल्तनत ने अपने सबसे ताकतवर और बेरहम सेनापति अफजल खान को भेजा। उसका मिशन एकदम साफ था, शिवाजी को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाना। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें शिवाजी का सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन शिवाजी हमेशा की तरह एक कदम आगे की सोच रहे थे। उन्होंने प्रतापगढ़ किले पर अफजल खान से अकेले मिलने की बात मान ली, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। कपड़ों के नीचे उन्होंने एक खंजर और वाग्नक यानी लोहे के पंजे छिपा रखे थे। उन्हें अंदाजा था कि खान धोखा दे सकता है, और हुआ भी वही। जैसे ही खान ने हमला किया, शिवाजी का पलटवार इतना तेज और घातक था कि खान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि तेज दिमाग से हासिल होती है। अफजल खान के बाद अब कहानी का रुख सीधे मुगल साम्राज्य की तरफ मुड़ता है, और अब शिवाजी का सामना था सीधे बादशाह औरंगजेब से। ये है कहानी का चौथा अध्याय, द ग्रेट एस्केप। साल 1666 औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन ये एक सम्मान नहीं, एक जाल था। आगरा पहुंचते ही उन्हें और उनके बेटे को नजरबंद कर दिया गया। मुगल बादशाह को लगा कि उन्होंने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन वो गलत थे। शिवाजी का शरीर कैद था, पर उनका दिमाग और उनका हौसला दोनों आजाद थे। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली फरारी की कहानी। शिवाजी ने पहले तो गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया, फिर सेहत की दुआ के नाम पर गरीबों और साधुओं को मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। रोज रोज ऐसा होने लगा और पहरेदार भी लापरवाह हो गए। और फिर एक दिन
उन्हीं में से एक टोकरी में बैठकर शिवाजी कैद से फरार हो गए। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये उनकी सोच और हिम्मत की एक बेमिसाल मिसाल थी। आगरा से इस तरह बचकर निकलने के बाद शिवाजी का कद और भी बढ़ गया। उनका संघर्ष अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था और अब वक्त आ गया था उनके जीवन के सबसे बड़े और गौरवपूर्ण अध्याय का, एक संप्रभु शासक के तौर पर उनका राज्याभिषेक। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को दिखाती है, 1630 में जन्म से लेकर 1645 में पहली जीत तक, फिर 1659 में अफजल खान पर वो ऐतिहासिक विजय, और इन सारे संघर्षों का नतीजा निकला साल 1674 में। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में उनका पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ और वो आधिकारिक तौर पर छत्रपति कहलाए। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही काबिल शासक भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया। ये आप कह सकते हैं आज की कैबिनेट की तरह 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और सेनापति तक हर काम के लिए एक जिम्मेदार मंत्री था, ताकि राजकाज एकदम स्मूथली चले। उनकी नीतियां तो अपने समय से मीलों आगे थीं। उन्होंने एक मजबूत न्याय व्यवस्था बनाई, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की पहली ताकतवर नौसेना की नींव रखी और उनका शासन ऐसा था जहां धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता था। ये सब उनकी दूर की सोच का ही नतीजा था। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो विरासत जो शिवाजी महाराज अपने पीछे छोड़ गए और जो आज भी जिंदा है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा या एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। स्वराज का विचार, न्याय का विचार और आत्मसम्मान का विचार। ये वो विरासत है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। 17वीं सदी के एक राजा की रणनीतियां आज की तारीख में लीडरशिप के बारे में हमें क्या सिखा सकती हैं? उनकी प्लानिंग, मुश्किल हालात में भी शांत रहकर फैसले लेने की उनकी कला और उनका विजन, ये सब चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि लीडरशिप का एक ऐसा पार्ट है जो कभी पुराना नहीं हो सकता।